हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 18 से 23 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान पीएफआई के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नेफिड बोलेंगे। ठीक है, तो नेफिड को अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के तहत में इसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो ये दर्जा है दिया गया है। और ये दर्जा मिलने से क्या फ़ायदा होगा बस वो जान लेते हैं। तो अभी आप लोगों को पता होगा ना कि ये नेफिड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग वगैरह करता है। तो ये जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला जो इसको दर्जा मिल गया है, ये दर्जा मिल जाने के बाद में ये लार्ज स्केल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उनको ये फिनेंस कर पाएगा। ठीक है, नेफिड की अगर हम लोग बात करें तो 2021 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFI के रूप में। ठीक है ना, 2021 में इसे SDFI के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत में। ठीक, ये इतना एनफ इंफॉर्मेशन रहेगी इस क्वेश्चन से संबंधित। एक डाटा थोड़ा सा जान लो आप लोग कि मार्च 2025 तक नेफिड का जो लोन बुक है, मतलब नेफिड के द्वारा जो दिया गया लोन है वो 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है ना, मार्च 2025 तक, ये इतना याद कर लो। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। श्रीराम फाइनेंस हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, यानी कि श्रीराम फाइनेंस के ने अभी हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, राहुल द्रविड़ भूतपूर्व इंडियन कैप्टन, भूतपूर्व इंडियन टीम के कोच, इनको जो है श्रीराम फाइनेंस के द्वारा अभी हाल ही में उसका अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वन लाइनर अगर आएगा तो आएगा और इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। LIC has recently increased its stake in Indian Railway Catering and Tourism Corporation यानी कि IRCTC to about, ठीक है ना, मतलब वही कि LIC ने IRCTC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितना कर दिया है, कितना प्रतिशत कर दिया गया है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9.3%, ऑप्शन नंबर सी। 9.3% की मतलब इतनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। ठीक है ना, तो जो अब LIC की हिस्सेदारी IRCTC में है वो 9.3% है। ठीक, ये ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सनलाइज्ड लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस इन कोलैबोरेशन विद पॉलिसी बाजार। ठीक है, हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस द्वारा पॉलिसी बाजार के सहयोग से शुरू की गई व्यक्तिगत दीर्घकालिक बीमा योजना का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुपर स्टार। ठीक है ना, नाम याद रखो और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये याद रखो। बाकी पॉलिसी के फीचर्स वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कोई पॉलिसी के फीचर्स नहीं पूछे जाते हैं। कोई FD स्कीम वगैरह आ रही है तो ज़्यादातर उसके इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं पूछे जाते, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इन डायरेक्शन में भी हम लोग नहीं जाएंगे। तो मतलब बताया ना कि जो एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें होती हैं उसी पे फोकस करना होता है, क्योंकि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कराना है, अब जो नया पैटर्न आया हुआ है। ठीक है, तो कट टू कट क्वेश्चंस आएंगे और अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चंस, मतलब जो अननेसेसरी टाइप के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो बस इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सुपर स्टार याद रख लो आप लोग, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया, बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी होती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी याद करने का नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भास्कर पोर्टल टू बूस्ट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट डज A स्टैंड फॉर इन भास्कर। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से फ्रेम कर दिया है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे से पूछा गया है कि ये जो भास्कर है, इस भास्कर की स्पेलिंग में देखोगे तो ए आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला ए,
ठीक है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर, कन्फ्यूज्ड मत होना आप लोगों को। 2A है तो अगर क्वेश्चन की एग्जाम में फ्रेमिंग की जाएगी तो अलग अलग तरीके से की जाएगी, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैं तो एक आपको आइडिया देने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ही एक्सेस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस BHA का मतलब क्या हो जाएगा, भारत, ठीक है। S का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टअप, ठीक। K का मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज, ठीक है। ये वाला ये पूछा गया है आप लोगों से, ये बता दिया गया है, एक्सेस। और ये जो R है, R का मतलब हो जाएगा रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कर लेना। और इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब भी कुछ आप लोग पढ़ना न्यूज़ वगैरह जहाँ पर किसी भी बड़े नाम का शॉर्ट फॉर्म आए तो उसका फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, उस नाम में पर्टिकुलर कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्या स्टैंड करता है किसके लिए, वो ये आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक रेस्पेक्टिवली लिखा गया है क्रमशः, यानी कि पहले एक्सिस बैंक दोबारा HDFC बैंक आएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है इसमें, हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पहले एक्सिस बैंक पूछा गया है तो एक्सिस बैंक पर इतना जुर्माना, ठीक है ना, दोबारा HDFC बैंक है तो HDFC बैंक पर इतना जुर्माना, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। थोड़ा थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इस पे क्यों जुर्माना लगाया गया है, थोड़ा सा रीज़न भी जान लेते हैं। एक्सिस बैंक पर जो जुर्माना लगाया गया है वो KYC नॉर्म्स का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है, ठीक है ना। HDFC बैंक पर अगर हम लोग बात करेंगे तो HDFC बैंक पर जो जुर्माना लगाया गया है, डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, ठीक है ना, इस वजह से ये इसका जो दिशा निर्देश है इसका पालन HDFC बैंक नहीं कर रहा था, इसलिए इस पर ये जुर्माना लगाया गया है। लोगों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास में व्हाट्सएप वगैरह पे भी रहते हैं, और लाइव में भी ये मैसेजेस आ रहे थे जब मैं लाइव था इस बार संडे को, और टेलीग्राम वगैरह के थ्रू भी इधर उधर से मतलब लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये जो मॉनेटरी पेनल्टी वाले क्वेश्चन हैं इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी गई है, ठीक है ना। देखो क्या है ना कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ में आता है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। स्केल 2 और स्केल 3 के लिए थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट बन जाता है, PO और क्लर्क के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और अब तो और पूछ सकते हैं क्योंकि अब जो पैटर्न में चेंज किया है उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, बाकी तो फिर IBPS ही जाने मन की बात, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो अनुमान है, हम लोगों जो प्रेडिक्शन, उसी हिसाब से हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। तो जिसको भी मॉनेटरी पेनल्टी याद करने में दिक्कत हो रही है ना, लास्ट 2-3 महीने का ना याद कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। लास्ट 2-3 महीने का अगर आपको याद भी रहेगा तो कैलकुलेटेड रिस्क भी अगर आपको लेना रहेगा तो थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ले पाओगे। लास्ट 2-3 महीने का याद कर लो, एक पेज बनाओ, वहाँ पर बैंक लिखो, सबसे पहले तो बैंक लिखो, ठीक है ना, ऐसे बैंक लिखो, बैंक के आगे कितनी क्योंकि कई बार कई तरीके की पेनल्टी लगाई गई है ना, तो या तो सर्कल में ऐसे बैंक लिख लो, याद करने का मैं तरीका, हालांकि इतना टाइम बचा नहीं है लेकिन फिर भी अगर रिवीजन करना चाहते हो तो लिख लो। अब HDFC बैंक लिख लिया, इस पर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, इस पर 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, इस पर 4 करोड़ की पेनल्टी लगाई, कई पेनल्टीज लगती हैं। अब 2 करोड़ की पेनल्टी किस लिए लगाई गई, KYC डायरेक्शन का पालन नहीं करने के कारण। ये किस लिए लगाई गई, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स का पालन नहीं करने के कारण, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना के इस तरीके से लिख लो आप लोग, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, इधर उधर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, किसी से कोई PDF मांगने की जरूरत नहीं होगी। मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, खुद से भी अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको भी सीख जाओ आप लोग ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सारा का सारा कंटेंट गूगल पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता रहेगा कि क्या अप्रोच है, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, तो आप कर पाओगे। तो पढ़ाने के साथ साथ में ये हैबिट भी मैं थोड़ा सा डेवलप करने का सोचता हूँ, ये आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी भी आ जाए कि खुद से भी अगर आप लोग देखना चाहो तो देख लो, इधर उधर भटको नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं। Which lifestyle brand has recently partnered with MSME Ministry to support India's artisanal heritage under the प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस लाइफस्टाइल ब्रांड ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भारत की कारीगर विरासत का
समर्थन करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। फैब इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैब इंडिया ने एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो कारीगर की विरासत है, यानी कि जो आर्टिसनल हेरिटेज है, उसको बढ़ाया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। और ये जो पार्टनरशिप हुई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत में हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम पढ़ भी लेना आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। गूगल करने के बाद में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आप लोगों को, बहुत सारे पे नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड आर्टिकल होते हैं, जहाँ के डाटा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, क्या सही है क्या गलत है ये जानना भी ज़रूरी है। बहुत सारे आर्टिकल भी मिल जाएंगे आप लोगों को इंटरनेट पे। तो जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड है वहाँ से जाके वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसको एक बार आप पढ़ लेना। क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस यहाँ से बन रहे हैं या बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। JBM Ecolife Mobility Private Limited has recently secured how much amount from the Asian Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank to enhance electric bus service in India। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं कि JBM Ecolife Mobility Private Limited ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है ना, यानी कि AIIB के साथ में कितनी राशि प्राप्त की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 7.2 बिलियन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7.2 बिलियन रुपीस। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को कि किसको मिला है, किसने अमाउंट रिसीव किया है। तो JBM Ecolife Mobility प्राइवेट लिमिटेड ने ये अमाउंट रिसीव किया है। JBM Ecolife Mobility प्राइवेट लिमिटेड जो है वो JBM ग्रुप की कंपनी है। ठीक है ना, JBM, ठीक है, JBM ग्रुप की कंपनी है ये, और ऑटोमोबाइल की बेसिकली ये कंपनी है। इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जय भारत मारुति इसका फुल फॉर्म होता है। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ। बहुत अच्छे से JBM को मैं जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि इंटरव्यू देने यहाँ पे मैं गया था। ठीक है, तो यही गुड़गांव में, मतलब हरियाणा में इसकी प्लांट है जहाँ पे मैं गया था। ठीक है ना, खैर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है JBM ऑटो, तो ये उसी की ब्रांच है ये। तो इसने क्या किया हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से और AIIB से इसको फंडिंग प्राप्त हुई है। कितनी फंडिंग प्राप्त हुई है? 7.2 बिलियन USD की। क्यों प्राप्त हुई है? इलेक्ट्रिक बस सर्विस को इंडिया में इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और ये जो अमाउंट है ना 7.2 बिलियन USD वाला, इसमें जो क्योंकि देखो ये जो लोन मिला हुआ AIB और ADB के दोनों को द्वारा मिला के दिया गया है, तो ये तो पूरी मतलब कंसोलिडेटेड वैल्यू है ना ये। तो अब इसमें AIB के द्वारा कितने सपोर्ट मिला हुआ है? तो AIIB के द्वारा इसमें 3.6 बिलियन रुपीज़ का सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है ना, ये भी याद रख लेना, ये मिला हुआ है AIIB के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस फंडिंग का जो यूज़ किया जाएगा बेसिकली हरियाणा और उड़ीसा, इन दो राज्यों में 650 इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोक्योरमेंट के लिए, के खरीद के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया गया था E-ड्राइव स्कीम। ठीक है, E-ड्राइव स्कीम, तो इसी के तहत में ये जो फंडिंग है E-ड्राइव स्कीम के तहत में ही ये फंडिंग मिली हुई है। E-ड्राइव भी आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लेना, करना चाहना तो उधर ये ज़्यादा जरूरी, अदरवाइज ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी 3 जनरेटिव AI पावर्ड सोल्यूशंस नेम्ड अदिति, ज्ञान सहाय .ai एंड ADI। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अदिति, ज्ञान सहाय .ai और ADI नामक 3 जनरेटिव AI संचालित समाधान लॉन्च किए हैं। ठीक है ना, उस बैंक का नाम बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदिति लॉन्च किया हुआ है, ज्ञान सहाय AI लॉन्च किया हुआ है और ADI लॉन्च किया हुआ है। और ये जो तीनों हैं ये जनरेटिव AI पावर्ड सोल्यूशन है, मतलब AI के द्वारा संचालित हैं। आजकल AI का बड़ा क्रेज चल रहा है, तो AI काम को थोड़ा सा इजी कर देता है, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं।
तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह हो रहा है, सारी फील्ड में एआई का अडॉप्टेशन बढ़ रहा है, बैंकों में भी, आईटी कंपनीज़ में भी, ठीक है ना। हमारे डे टू डे लाइफ में भी एआई का उपयोग बढ़ रहा है। अगर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि मेटा एआई आ गया है, ठीक है ना, देखते होंगे आप लोग। तो मेटा एआई पे कोई भी क्वेश्चंस पूछो तो उसका आंसर वो देता है। हालांकि हर बार ये रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है ये, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग और पाइथन वगैरह की कोडिंग वोडिंग करके इसमें बहुत सारे डाटा को फीड कर दिया जाता है, जिससे कि ये ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने की और समझने की थोड़ा बहुत क्षमता रखता है। तो जो हम भी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरनेट पे पूरा सर्च करके, जो भी इसमें फीडिंग की गई, जो प्रोग्रामिंग पहले इसमें से की गई, उसी बेस्ड पे ये आंसर देता है। तो एआई जनरेटेड जो सोल्यूशंस होते हैं 100% तो वो सही नहीं होते हैं। कभी आप लोग एआई से कोई सोल्यूशन कुछ भी देखना इधर उधर तो उसको उस पर 100% यकीन मत करना। लेकिन ये है कि 60-70% ये थोड़ा सा चीज़ें आसान कर देती हैं। काम इस पर चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, आने वाले टाइम पर क्या इसका हिसाब किताब होगा आपको पता होगा, ठीक है ना। एआई की हेल्प से ही देखो डीप फेक वीडियोस वगैरह आ जाते हैं ना, आप लोग जो इंस्टा वगैरह पर रील देखते हो ना, किसी की फोटो लगा के कुछ भी बना दे रहे हैं, तो ये सब एआई की वजह से हो रहा है। एआई के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। एआई पे ज्ञान देना मेरा बिल्कुल काम नहीं है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमको पढ़ा रहा था मैं आपको। अदिति का नाम याद कर लेना, ज्ञानसहाय.ai का नाम याद कर लेना और ADI का नाम याद कर लेना। अदिति जी के बारे में हम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अदिति जी बोल रहा हूँ तो ये मत समझना कि कोई मैडम है, ये नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अदिति क्या है? अदिति है बेसिकली वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है ना, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। ज्ञान सहाय एआई की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है भैया, ये है नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ये क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ADI की अगर हम लोग बात करेंगे तो ADI क्या है? चैट बॉट है, ठीक है ना। चैट बॉट उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझते होंगे। चैट बॉट फॉर डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है ना, डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। देखो अदिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अदिति क्या है कि ये 24/7 डिजिटल अवतार के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी देगा ये, ठीक है ना। एआई जो है, क्योंकि इसका क्या नाम है? वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। बैंकों में अगर आप काम करते हो तो रिलेशनशिप मैनेजर का काम जानते हो क्या होता है? वही काम अदिति करेगी, बस ये वर्चुअली करेगी। अदिति खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जान लेते हैं ज्ञान सहाय एआई के बारे में। ज्ञान सहाय एआई के बारे में क्या बताया? नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ज्ञान सहाय एआई जो है ये बैंक का जो प्रोडक्ट होगा और जो बैंक की पॉलिसीज़ होंगी उसके बारे में ये बताएगा कस्टमर को वर्चुअली डिजिटल तरीके से, जिससे कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ग्राहक संतुष्ट रह सके, उनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो। ADI के बारे में बात करेंगे तो ADI के बारे में बताया गया है कि चैट बॉट है। अब चैट बॉट से मतलब चैट बॉट समझते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो चैट बोट क्या होगा कि जनरल क्वेरीज को डिजिटली सॉल्व कर देता है। चैट बोट नहीं समझते हैं तो बताना, कमेंट करना, मैं आगे बता दूंगा। उससे समझते होंगे, बहुत बेसिक चीज़ है यार, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता रहता है, इसी तरीके का है। इसको पूरा डिजाइन करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे या हर जगह पे कहीं ना कहीं इसको इनबिल्ड करा लिया जाता है, जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी फ्रेम किए रहते हैं। जनरल क्वेश्चन जैसे लोगों के पास हाथ में रहते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो उसी के आंसर्स वगैरह फ्रेम किए रहते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। तो ADI क्या है? ये चैट बोट है। तो ये याद रखना कि अदिति क्या है, ज्ञान सहाय एआई क्या है और ADI क्या है। नहीं ADI पूछ लिया और पूछ लिया ADI क्या है तो आप लगा दो कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। तो इस प्रकार का भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। ज्ञान सहाय पूछ लिया तो ज्ञान सहाय बता दो कि चैट बॉट है, तो ये भी नहीं करना। अदिति वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ज्ञान सहाय एआई नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ADI चैटबॉट फॉर डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा, आगे बढ़ेंगे। In order to expand UPI experiment in Singapore, which payment firm has recently partnered with Liquid Group? सिंगापुर में UPI भुगतान का विस्तार करने के लिए हाल ही में किस भुगतान फर्म ने लिक्विड ग्रुप के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फ़ोन पे ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। फ़ोन पे और लिक्विड ग्रुप ये याद कर लेना, और एक चीज़ और याद कर लेना, सिंगापुर, ठीक है ना। बस इतना इसमें याद करना है, आप क्वेश्चन बना लोगे, इससे और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। फ़ोन पे ने लिक्विड ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि सिंगापुर में UPI पेमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक। ये इस क्वेश्चन का समरीज है, मतलब समरी क्या, पूरा इन्फॉर्मेशन ही दे दिया। तो इसके तहत में होगा क्या कि इसके तहत में इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शंस किया जा सकेगा, इंटरनेशनल रेमिटेंस को भी एक्सेप्ट किया जा सकेगा पे नाउ का यूज़ करके। पे नाउ फीचर है एक, ठीक है ना। और सिंगापुर का क्योंकि यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो सिंगापुर के जो NRI होंगे वो भी अपने
NRE और NRO अकाउंट का, NRE और NRO अकाउंट को लिंक करके इंडिया में सर्विसेज के लिए पे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। LIC हैज़ रिसेंटली रेज्ड इट्स स्टेक इन फार्मा कंपनी बायोकॉन फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है ना। LIC ने फार्मा कंपनी एक बायोकॉन है उसमें अपनी हिस्सेदारी इतने प्रतिशत से बढ़ाकर कितनी कर दी है, ये इसमें पूछा गया है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर ए 5.02%। पहले ये हिस्सेदारी थी, बाद में ये थी। बायोकॉन याद कर लेना, फार्मा की कंपनी है। LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ेंगे। Which bank recently introduced a global education payment service allowing Indian students to pay fees directly to more than 600 international universities and colleges? ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा शुरू की है, ठीक है, जिससे भारतीय छात्र 600 से अधिक, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सीधे फीस का भुगतान कर सकेंगे। तो कौन सी बैंक है वो इसमें पूछा गया है। HSBC इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बस ऐसे ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट, which company recently collaborated with the Common Service Center to enhance access to formal credit for अंडरसर्व्ड इंडिविजुअल्स एंड MSMEs? हाल ही में किस कंपनी ने वंचित व्यक्तियों और MSMEs के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, सहयोग किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पिरामिल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस। पिरामिल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ने अभी हाल ही में कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि अंडर सर्व्ड इंडिविजुअल्स और MSMEs को फॉर्मल क्रेडिट की फैसिलिटी जो है वो इन्हेंस की जा सके, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना और इसमें कुछ नहीं पढ़ना। आगे चलो। एज पर द सेबी सर्कुलर व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड अलॉटमेंट टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स? सेबी के परिपत्र के अनुसार बोनस शेयरों के लिए क्रेडिट का कम किया गया आवंटन समय क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये क्या है कि सेबी का सर्कुलर है, तो सेबी का सर्कुलर है तो MCQ के फॉर्मेट में यहाँ फ्रेम करके मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो जो PDF में सेबी की गाइडलाइंस और सेबी के सर्कुलर वाला कॉलम होता है वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो चाहे फिर वो RBI का सर्कुलर हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, अगर उसको MCQ के फॉर्मेट में कर लिया है तो फिर वो जो अलग से सेक्शन बना के मैं देता हूँ वहाँ पर नहीं देता हूँ। ये मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि वहाँ पर मिलेगा। और ये भी क्लियर है कि कंटेंट कंप्लीट कराया जाएगा जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। सेबी का सर्कुलर है, अभी हाल फिलहाल में आया है, एग्जाम वाले समय पर आया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत ज़्यादा सर्कुलर से बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं लेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। कुछ एक अननेसेसरी और कम इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी है इस सर्कुलर में, मुझे लगी कम ज़रूरी है, तो उसको हम क्या करेंगे भैया कि उसको हम PDF में दे देंगे। PDF से एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्या पूछा गया है सर्कुलर में कि सेबी ने इस क्वेश्चन में सेबी ने एक सर्कुलर भी हाल ही में जारी किया हुआ है, और उस सर्कुलर में जो बोनस शेयर होता है उनका जो अलॉटमेंट का टाइम होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जो बोनस शेयर हमें मिलता है, अगर आप लोग शेयर वगैरह लेते होगे, शेयर मार्केट में काम वाम करते होगे, तो पता होगा कि कभी कभी कंपनीज बोनस शेयर वगैरह भी देती हैं, डिविडेंड वगैरह भी दे देती हैं, ठीक है ना। तो जो बोनस शेयर मिलता है उसका अलॉटमेंट टाइम कम कर दिया गया है कि कितने समय में वो अलॉट हो जाएगा, तो यही इसमें पूछा गया है। तो अलॉटमेंट टाइम कम करके कितना कर दिया गया है इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा T+2 डेज। ऑप्शन नंबर क्या, B, T+2 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट और जान लेते हैं। सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11A के तहत में ये सर्कुलर जारी किया गया है, और इस सर्कुलर में ये डिसाइड किया गया है कि जो बोनस शेयर का अलॉटमेंट है उसका जो टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस करके T+2 डेज कर दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जब ये रिड्यूस किया गया है तो इससे पहले कुछ एक टाइम रहा होगा, उसी को रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस करने का मतलब इससे पहले जो भी टाइम रहा होगा ज़्यादा रहा होगा, इस तरीके से सोच लिया करो आप लोग। ऑप्शन मिलेगा तो इस तरीके से थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है ना। तो पहले जो चाहे ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा रहा होगा तो कितना रहा होगा, तो ये आप जान लो कि 2 वीक टाइम पहले था। 2 वीक यानी कि 14 डेज़ का टाइम पहले था, जिसे रिड्यूस करके T+2 डेज कर दिया गया है, ये आप समझ लेना। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से वो ये है कि ये जो सर्कुलर आया हुआ है, ये जो सर्कुलर में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये कब से प्रभावी होंगे, तो ये भैया 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। इसका याद करने का तरीका है, 29 को आपका एग्जाम है, जैसे मंथ खत्म होगा तब से ये प्रभावी हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। यही डिसीजन नहीं, जितना भी इस सर्कुलर में डिसीजन लिया गया है सब कुछ 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ साथ इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो बोनस इशू करेगा, भाई कोई कंपनी होगी वो भी बोनस इशू करेगी, ठीक है ना। कंपनी ही होगी ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा वो बोनस इशू करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोनस इशूअर बोलेंगे। तो जो बोनस इशूअर होगा उसे स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा कि हम बोनस इशू करने जा रहे हैं, और ये अप्रूवल जो होगा वो
उस डेट के विद इन 5 डेज के भीतर होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 5 डेज, उस डेट के विद इन 5 डेज के भीतर ये अप्रूवल लेना होगा जिस डेट को उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि बोनस इशू करना है। फिर से सुन लो आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट, हालांकि 5 डेज भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 डेज से ही काम चल जाएगा, अगर इतना भी याद रख रहे हो तो हो जाएगा, लेकिन कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। T+2 डे वाला तो डिसीजन लिया ही गया, इसके साथ में 5 डेज का भी डिसीजन लिया गया। क्या है 5 डेज का डिसीजन? वो ये लिया गया कि जो बोनस इशूअर होगा उसको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा, और ये अप्रूवल उस डेट के विद इन 5 डेज के भीतर लेना होगा जिस डेट को कंपनी या फिर जिस डेट को बोनस इशूअर अपनी बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू करने का अप्रूवल देगा, उस डेट से 5 डेज के भीतर जो है इसको अप्रूवल लेना होगा स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। और जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित सर्कुलर में इस सर्कुलर से संबंधित और थी सेबी की वेबसाइट पे, मुझे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं लगी, तो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। PDF में हालांकि दे दूंगा आप लोगों को नॉलेज के लिए, थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है ना। अभी के लिए ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है, आगे बढ़ो। इन ऑर्डर टू लॉन्च पैसा सेवा क्रेडिट कार्ड, पैसा बाजार है रिसेंटली पार्टनर विद व्हिच बैंक। पैसा सेवा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पैसा बाजार ने हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, इससे पूछा गया। यस बैंक याद कर लो, क्रेडिट कार्ड का नाम याद कर लेना। पैसा सेवा क्रेडिट कार्ड यस बैंक ने और पॉलिसी बाजार ने, इन दोनों ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया हुआ है, बस इतना ही करना है यहाँ पे। आगे चलो। लिक्विड प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिक्विड प्लस नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट FD लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिक्विड प्लस नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट वगैरह मैंने बताया कि ज़्यादातर मतलब पूछे जाते नहीं हैं, तो उस डायरेक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे। PDF में तो मैं दे ही देता हूँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा सा चलो जान ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पर एनम का रहेगा ये इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं कि इंटरेस्ट रेट वगैरह पे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। एटलीस्ट स्केल 2 और स्केल 3 में PO क्लर्क ज़्यादा कवर तो करता नहीं हूँ मैं, मतलब कवर क्या नहीं करता हूँ, क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन मैं देखता नहीं हूँ। तो आप देखना थोड़ा सा, फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया है PO क्लर्क के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं वहाँ पे भी। IDBI वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो लास्ट ईयर हुए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं। टेन्योर की अगर हम लोग बात करें FD की, तो FD का जो टेन्योर रहेगा वो 7 डेज टू 180 डेज रहेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने बता दिया कि IBPS PO क्लर्क को कवर नहीं करता हूँ, तो IBPS क्लर्क के और PO के जो स्टूडेंट होंगे RRB PO क्लर्क के, वो मतलब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि उनके लिए कंटेंट ही अच्छा नहीं है। कंटेंट सफिशिएंट है और अच्छा है, बस क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखता हूँ। क्वेश्चन पर आएगा क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछेंगे क्या, सारा का सारा तो मैं कवर ही कर रहा हूँ, तो क्या ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो रही है, और हमने 23 सितंबर तक की क्लास कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। तो ये क्लास तो यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन ना अभी हाल फिलहाल में 2 गवर्नमेंट स्कीम जो हैं वो न्यूज़ में रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो बताया ना कि गवर्नमेंट स्कीम बहुत होती हैं, सारा पढ़ोगे तो पागल ही हो जाओगे, इतना तो पढ़ ही नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट की अलग से आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से आ रही हैं, इतनी स्कीम पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। 15 मिनट 40 क्वेश्चन में कितना ही वो स्कीम से पूछ लेगा, 1 ही 2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो वो 1-2 जो होते हैं वो बस वही होते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में होते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाकर राम कहानी जब से नहीं कि मोदी जी जब से आए स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं, तब से हम 2014 से सारी स्कीम पढ़ते लगे। तो फिर तो पढ़ते रहो, इंटरनेट पर कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, मास्टर पढ़ा भी रहे हैं बहुत सारे। साइकोलॉजी समझो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे करता है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। वापस आते हैं मुद्दे पे। किस स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूँ, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ा सा गंदी है, संभाल लेना आप लोग। प्रधानमंत्री जनजातीय, समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या लिख रहा हूँ, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है ना। ये क्या स्कीम है बोल दे रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना ये बोर्ड ऐसा होता है ना कि कॉपी पे तो चलो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, इस पर बोर्ड पे रिकॉर्ड करने में हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली ही नहीं सही हो पाती है, ठीक है ना। देखो, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये स्कीम है, ठीक है। और इस स्कीम का जिक्र जो है वो बजट में किया गया था, ठीक है। कट टू द पॉइंट चीज़ों को जानेंगे, बहुत ज़्यादा राम कहानी और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। पहली चीज़ जानो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी इस स्कीम को मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया है, ठीक है ना। टोटल आउटले की अगर हम लोग बात करें, टोटल आउटले बजट की अगर हम लोग बात करें कि इस स्कीम के तहत कितना अलॉट किया गया है,
तो वो अलॉट किया गया है, जो टोटल आउटले बजट है वो 79,156 करोड़ रुपीज़ है। तो ये अमाउंट याद कर लेना, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक ना। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है। सेंट्रल का शेयर कितना होगा, सेंट्रल का शेयर कितना है इसमें 56,333 करोड़ रुपीज़, ये याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। स्टेट शेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट शेयर कितना होगा 22,823 करोड़ रुपीज़, डायरेक्ट पढ़ लेना, ये भी याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों ये लॉन्च किया गया है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई इसके पीछे का मकसद क्या है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक कंडीशन में सुधार करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। बजट में बताया ना कि इसका जिक्र ऑलरेडी किया गया था। तो इस स्कीम के तहत में 63,000 गाँवों के 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा, और उन 63,000 गाँवों में लगभग 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को भी कवर किया जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि 63,000 गाँवों के साथ साथ 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को भी ये स्कीम कवर करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के 549 डिस्ट्रिक्ट्स और 2747 ब्लॉक्स, ठीक है ना, 549 ज़िले और 2,740 ब्लॉक को कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत में, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और। ये तो फैक्चुअल चीज़ें थी जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ज़्यादातर फैक्ट पे और डाटा पे आएंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस स्कीम में बेसिकली किया जाएगा, अभी क्या किया जाएगा, अभी तक हो सकता है कि ना समझ में आया हो आप लोगों को। देखो, इसके तहत में जो एलिजिबल शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होंगे उनको पक्का घर दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। और सिर्फ पक्का घर नहीं दिया जाएगा, पक्का घर देने के साथ साथ में उसमें उस घर में जल जीवन मिशन के तहत में पीने का पानी जो है, टोटी से पीने का पानी जो है वो भी मुहैया कराया जाएगा। ये मेन इसका उद्देश्य है, ठीक ना। गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर भी फोकस किया जाएगा। और जो गाँव होंगे ना, गांव वही सेलेक्ट किए जाएंगे, गांव उन्हीं गांवों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, फोकस की जाएंगी, उन्हीं गांवों को फोकस किया जाएगा इस स्कीम के तहत पे जहां पर एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, ठीक ना। एसटी कैटेगरी के, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो मेजॉरिटी में हैं वहीं पर ये फोकस किया जाएगा उन्हीं गांवों को, और उन्हीं गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर फोकस करके इनसे रिलेटेड सुविधाएं दी जाएंगी। और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी वो भारत नेट के तहत प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, भारत नेट के तहत में वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। तो ये कुछ एक फैक्चुअल बातें थी इस स्कीम से संबंधित, और ये अभी जस्ट मतलब एग्ज़ाम से पहले आई हुई है। तो ये स्कीम तो मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें थी जो मैंने बता दिया है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि गूगल से भी एक बार आप लोग इसको पढ़ना, गूगल पे सीधे सीधे सर्च करना, इसके रिलेटेड और भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और भी अच्छे अच्छे। और आर्टिकल कैसे पढ़ना है मैंने बताया कि ऑथेंटिक सोर्स पे जाना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट होगी, थोड़ा सा होगा और सारी चीज़ें पढ़ लोगे आप लोग तो एक बार और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। डाटा पे ज़्यादा फोकस करना, वो चीज़ें, हालांकि मेन चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो मैंने कवर करा दिया है यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग पढ़ना, इसको एक बार खुद से पढ़ लेना आप लोग, ठीक ना। एक स्कीम ये है और एक दूसरी स्कीम भी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जो दूसरी हमारी स्कीम है ना, ये तो है तो पुरानी स्कीम, लेकिन हुआ क्या है कि अभी कैबिनेट ने ना इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया है, मतलब इस स्कीम को कंटिन्यू करने का फैसला दिया है, इस स्कीम को और आगे जारी करने का फैसला दे दिया है। तो ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जा रही है, तो इसका नाम तो मैं कम से कम बता ही दे रहा हूँ। और इस स्कीम को भी आपको गूगल से करके पढ़ना है, एक बार देख लेना इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हैं, एक बार ऑटोमेटिकली पढ़ देना। जो ज़्यादा जरूरी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि गूगल कर लेना आप लोग और डिटेल में जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। इससे आपको भी पता लगेगा ना कि क्या क्या चीज़ें और न्यूज़ में हैं, थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत किए रहोगे तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये मत ऐसा मत सोचना कि चीज़ें छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं करा रहा हूँ, लेकिन सजेशन मेरा यही है पढ़ लेना तो और क्लियरिटी आ जाएगी, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। कौन सी स्कीम है? स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम आशा, ठीक है ना। फिर से सुन लो, स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक। टोटल आउटले कितना है इसका? टोटल आउटले है इसका 35,000, बजट आउटले टोटल कितना है? 35,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। और ये जो 35,000 करोड़ रुपए है ये कब तक के लिए मतलब कब तक के लिए आउटले है, ये कब तक खर्च करना है? ये 2025-26 तक के लिए ही है ये, ठीक है ना। और ये स्कीम मेनली अभी आपको पता होगा ना कि एमएसपी का बड़ा विवाद चला था कि किसानों को मिनिमम
प्राइस वगैरह देना चाहिए उनकी फसलों का, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड भी बात है, तो उसी से ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है स्कीम। तो इसका जो इस स्कीम का जो मेन फोकस है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, ठीक है ना। ये स्कीम जो है 2018 के बजट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक। और ये स्कीम जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसमें क्या था कि फसलों से संबंधित बहुत सारे डाटा दिए गए थे कि ऑनियन का कितना है, दाल का, पल्सेस का कितना क्या है। तो वो डाटा मुझे ज़रूरी नहीं लगे कि उसको मैं वीडियो क्लास में लेके आऊँ। पीडीएफ में तो थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा, लेकिन उतना मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि वीडियो क्लास में मैं लेके आऊँ। तो एक बार आप लोग खुद से पढ़ोगे तो एक बार थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या स्कीम में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। और ये स्कीम इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि ये इसका जो कंटिन्यूएशन है, मतलब इसको और बढ़ा दिया गया है, जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। क्लास यहीं पर ख़त्म होगी। जो 2 स्कीम बताई हुई हैं, ये और एक ई ड्राइव स्कीम बताया हुआ था आप लोगों को जब जेबीएम वाला क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो उसको भी एक बार आप लोग खुद से गूगल हल्का सा कर लेना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। एक बार मोटा मोटा पढ़ लेना। और गूगल पे पढ़ना कहाँ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उसी से पढ़ना, अननेसेसरी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ठीक। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो रही है, ठीक ना। हम लोगों ने 23 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर ली है, और जो अपना 29 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए सफिशिएंट है ये। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और आपको मैं 27 तक लगभग अवेलेबल करा दूं, नहीं तो ये सफिशिएंट है, यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके बाद की जो करंट और इसके बाद की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ आ रही है, थोड़ा सा आप लोग इधर उधर इंटरनेट पर सर्च करते रहना। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर आप लोग जाके जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा देखते रहना। हालांकि 27 तक का एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि 29 को एग्ज़ाम है तो 27 तक का एक वीडियो आप लोगों को करा दूँ, ठीक है ना। चलो क्लास ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।